Hello class, how are you? Chalo, all of you are fine? Okay. So we have completed with the chapter circular flow and today we have to start the new chapter, that is what basic concept of microeconomics. ये चैप्टर ना बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूनिट का यहाँ से सेकेंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर आपस में क्या है रिलेटेड है। मतलब अगर आपको सेकेंड और थर्ड के बेसिक कंसेप्ट समझेंगे ना तभी आप फोर्थ चैप्टर के जो कैलकुलेशंस हैं आपके हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम वो आप कर पाएंगे। मतलब जो आपका फोर्थ मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसके जो कैलकुलेशन है हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, लेकिन वो सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि पहला चैप्टर आज हमारा शुरू होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद एक और है एंड देन वी विल जंप टू फोर्थ चैप्टर। ओके, सो यहाँ से ये जो 3 चैप्टर है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से सुनने हैं क्योंकि सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है। चलिए, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेशनल इनकम पढ़ते हैं, और नेशनल इनकम पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट्स में आपका सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, जब आपको अपने देश की इनकम पता करना है ना तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे देश की बाउंड्री कितनी है, टेरिटरी कितनी है। जैसे सपोज की बात मैं बोलूँ आप लोगों को, जब इनकम काउंट करके, ठीक है, तो आप मुझे पूछोगे कहाँ की इनकम काउंट करूँ, कितने एरिया की काउंट करूँ, कितने लोगों को इंक्लूड करूँ, क्या क्या उसमें इंक्लूड होना चाहिए, आप मुझे पूछोगे, जगह के बारे में पूछोगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जहाँ नागपुर की इनकम कैलकुलेट करें, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ नागपुर के आसपास का एरिया भी लेना है क्या क्या, कि विद इन नागपुर लेना है, कि सिर्फ नागपुर की बाउंड्री लेनी है, कि आजू बाजू का भी लेना है, या उसमें से कोई स्पेसिफिक एरिया लेना है। तो फिर अगर मैंने आपको ऐसा बोला है कि नागपुर की इनकम कैलकुलेट करो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नागपुर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, नागपुर की बाउंड्री में कौन कौन सी चीज़ें क्या होती है इंक्लूड होती है, नागपुर कहाँ तक के है, और उसके बाद अगर कोई दूसरा सिटी या दूसरा स्टेट लग रहा है तो वो नागपुर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता। नागपुर की इनकम कैलकुलेट करना इसका मतलब नागपुर की बाउंड्री, नागपुर के दायरे में जितनी चीज़ें आ रही हैं सिर्फ वो ही कंसिडर होगी, उसके बाहर की नहीं। ये एक एग्जाम्पल था। वैसे ही जब आपको कोई नेशनल इनकम कैलकुलेट करने बोलेगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो नेशन की बाउंड्रीज क्या क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, कहाँ तक वो नेशन फैला हुआ है। तो वो नेशन की बाउंड्री देखने के लिए, कंट्री की बाउंड्री देखने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसका नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी को लेमन लैंग्वेज में बोला जाता है विच इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। ठीक है, अगर सादी भाषा में बोला जाए तो उनने बोला है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है जिसमें पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम व्हाट इज पॉलिटिकल फ्रंटियर। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब होता है geographical boundary which includes air, water and land of India। बराबर, इन्हें पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, जोग्राफिकल बाउंड्री विच इंक्लूड एयर, वाटर एंड लैंड। इन्हें ऐसी बाउंड्री जिसका एयर, वाटर और लैंड अगर मैं इंक्लूड कर लूँ, बाउंड्री के साथ एयर, वाटर और लैंड में इंक्लूड कर लूँ तो वो मेरा क्या बन जाता है, डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी अगर आपको पूछेगा व्हाट इज दिस लेमैन मतलब सिंपल भाषा में, सादी भाषा में पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब क्या होता है या डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे विच इंक्लूड्स एयर, वाटर एंड लैंड।
लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर को डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किया जाता, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें क्या करी जाती हैं, इंक्लूड करी जाती हैं। क्या बोला मैंने? पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें क्या करी जाती हैं, इंक्लूड करी जाती हैं। ठीक है, मतलब इसका जो डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन सिर्फ यहाँ तक के सीमित नहीं है, इसके अलावा भी उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन वाइडर सेंस समथिंग विच वी हैव टू इंक्लूड एंड समथिंग इज देयर विच वी हैव टू एक्सक्लूड, यानी इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों वाली बात है, समझ में आया? यानी हम लोगों को सिर्फ लेमैन लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, हमको वाइडर सेंस में पढ़ना है, हमको डीप में जाके पढ़ना है कि क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा इंक्लूड होती है और एक्सक्लूड होती है। मतलब वी हैव टू स्टडी what are the things which should be included or excluded in the definition of domestic territory। मैम हमको ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? अगर आपको नेशनल इनकम पढ़ना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, सो लेमैन लैंग्वेज में तो आपने पढ़ लिया कि पॉलिटिकल फ्रंटियर मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी, बट इन वाइडर सेंस there are some things which are included in domestic territory and there are some things which are excluded in domestic territory। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं इंक्लूजन वाले पार्ट पे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या की जाती हैं, इंक्लूड करी जाती हैं। सो there are three things। How many things? There are three things which are included in domestic territory। उसमें सबसे पहला है शिफ्ट एयरक्राफ्ट owned and operated by normal resident। NR का मतलब होता है नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, ऐसे शिप्स और एयरक्राफ्ट जो हमारी कंट्री ओन कर रही है, भले ही वो बाहर ऑपरेट हो रही हो। मतलब सुनो, ऐसे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जिसके ओनर कौन है, इंडियन कंट्री, बट वो ऑपरेट कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है। भले ही वो ऑपरेट बाहर हो रहा है, लेकिन ओन्ड आपने किया है, ऑपरेट भी आप कर पा रहे हो, इसका मतलब वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट किया जाएगा। जैसे कि एयर इंडिया ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। एयर इंडिया जो है वो ओन कौन करता है, इंडियन गवर्नमेंट करता है। अब ये एयर इंडिया की फ्लाइट अगर जापान और रशिया के बीच में रन आउट कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जापान और रशिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। समझ में आया? फ्लाइट किसकी है, इंडिया की। ओन्ड किसने किया, इंडिया। यहाँ पे मेन कंसेप्ट है ओन्ड एंड ऑपरेट। ओन कौन कर रहा है, इंडिया। ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडिया। तो फिर किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो गिना जाएगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। उनके बीच में तो वो सिर्फ रन कर रहा है ना, ओन और ऑपरेट तो हम कर रहे हैं। समझ में आया? तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट owned and operated by normal resident। Example, Air India between Japan and Russia। एयर इंडिया देखो, दो भलतीज कंट्री है, जापान और रशिया, और उनके बीच में फ्लाइट कौन से रन कर रही है, हमारी। तो इसका मतलब वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। सेकेंड, फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट है ओन्ड एंड ऑपरेटेड। ठीक है, अब भले फिशिंग वेसल्स बाहर ऑपरेट करें, इंटरनेशनल वाटर्स में चला रहे हैं हम लोग, इंटरनेशनल वाटर्स में काम कर रहे हैं वेसल्स एंड ऑयल प्लेटफॉर्म्स, लेकिन ओन कौन कर रहा है, शिप्स किसने ओन करी है, हमने। वेसल्स किसने ओन किए हैं, हमने। ऑपरेट कौन कर रहा है, हम। तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कैलकुलेट होगा ना। भले ही एरिया बाहर का है, लेकिन ओन और ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडिया। तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के डेफिनेशन में वो इंक्लूड होगा। समझ में आया आपको? ओन्ड एंड ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडिया। भले एरिया कहाँ का हो, इंटरनेशनल वाटर्स का हो, लेकिन ओन एंड ऑपरेट किसने किया, इंडिया ने। तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, हमारे। गेट दैट? थर्ड, एम्बेसीज, काउंसुलेट्स एंड मिलिट्री। आप लोगों ने वो देखी होगी, बहुत सारी फिल्में वैसे, पीके, बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान में देखो, वो उसको सलमान खान वो लड़की को लेके पाकिस्तान एम्बेसी जाता है, तो हमारे देश में उनकी एम्बेसी है। ठीक है, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती,
ठीक है, वैसे ही इंडियन एम्बेसीज भी बाहर होगी, बराबर, इंडियन एम्बेसीज भी कहाँ होगी, बाहर होगी, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो हमारी एम्बेसी, जैसे इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है। अब अगर इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है तो अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसी है, भले ही वो उनके देश में है, लेकिन एम्बेसी किसकी, हमारी है, तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में वो एम्बेसी क्या होगी, इंक्लूड होगी। भले ही वो बाहर है, लेकिन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिया, उसके एम्प्लॉयज़ कौन है, इंडियन एम्प्लॉयज़ है, तो वो हमारे एम्प्लॉयज़ काउंट किए जाएंगे, और वो क्या बोलते हैं, एम्बेसी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट की जाएगी। समझ में आया? फिर उसके बाद आता है काउंसिलेट्स। काउंसिलेट्स का मतलब होता है अ बिल्डिंग इन अनदर कंपनी, इन अनदर कंट्री विद ऑफिशियल्स। क्या बोला मैंने? अ बिल्डिंग इन अनदर कंट्री विद ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स मतलब द ऑफिशियल्स विच आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इन अदर कंट्री। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इन द अदर कंट्री, यानी हमारे कंट्री के गवर्नमेंट ने कुछ काउंसिलेट्स अपॉइंट किए हैं जो बाहर जाके हमारी कंट्री को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, जैसे इंडियन कंट्री ने कुछ ऑफिशियल्स बाहर भेजे हैं, वो काउंसिलेट्स बन के वहाँ रहते हैं और हमारी कंट्री को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। लेकिन अपॉइंट किसने किया, हमने। एम्प्लॉय किसके हैं, हमारे। तो बेटा हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे ना, समझ में आया? एंड मिलिट्री विच इज वर्किंग इन अनदर कंट्री बट इज आर मिलिट्री, सो वी इंक्लूडेड इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी. So there are three things which is included in our domestic territory: ships, aircraft owned and operated by India, vessels and oil natural gas owned and operated by India, embassy, consulates and military which is of our country but in another country. समझ में आया? So ships, aircraft owned, vessels and oil natural gas, embassy. समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो ये जो एम्बेसीज काउंसिलेट्स है, भले ही दूसरी कंपनी की, दूसरी कंट्री में, लेकिन है तो हमारी ना, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या होगी, इंक्लूड होगी। और ऊपर के दो में क्या था, भले ही आप काम बाहर कर रहे हो, लेकिन उसका ओनर कौन है, हम। ऑपरेट कौन कर रहे हैं, हम। तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, एक्सक्लूड्स, क्या चीज़ें अब डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती। तो सबसे पहले एम्बेसीज, काउंसिलेट्स ऑफ अनदर कंट्री इन आवर कंट्री। अब जैसे हमारे एम्बेसी और काउंसिलेट्स दूसरी कंट्री में रहते हैं, वैसे ही दूसरी कंट्री के काउंसिलेट्स और एम्बेसीज हमारी कंट्री में रहती हैं। जैसे पाकिस्तान एम्बेसी, अमेरिका एम्बेसी, यूके एम्बेसी, रशियन एम्बेसी हमारी कंट्री में है, बराबर, दिल्ली में होती है। तो हम उसको हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्यों इंक्लूड करें भाई? ना उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ है, ना वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, जब वो अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ लगा रहे हैं, तो वाई शुड आई इंक्लूड इट इनटू माय डोमेस्टिक टेरिटरी? सो वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। सेम एज काउंसिलेट्स ऑल्सो। सेकेंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कभी किसी एक कंट्री की नहीं होती, वो सारी कंट्रीज़ के लिए सेम एप्लीकेबल होती है। ठीक है, सो वो किसी एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं हो सकती। जैसे कि यूएनओ, WHO, ठीक है, ये इंटरनेशनल एरियाज में होते हैं। ठीक है, और ये कभी भी किसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होते। उसका एक रीज़न दिया हुआ है, बट वो हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, तो हम नहीं देखेंगे। आप लोग सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अगर ऑफिस हमारी कंट्री में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, सो व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी इन लेमैन लैंग्वेज? That is what which includes political frontier, which means geographical boundary, which includes air, water and land. Where domestic territory includes and excludes? Domestic territory includes ships, aircraft owned and operated by NR, vessels, oil, natural gas, floating platform owned and operated by NR, embassy, consulates and military. फिर उसके बाद excludes में दो बातें हैं, embassies, consulates of another country and international organization, example UNO and WHO. Get that? Okay. ये लिखिए आप लोग, फिर हम लोग नॉर्मल रेस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे।
नेक्स्ट, अब हम लोगों ने डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ लिया कि व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ आवर अनदर टॉपिक इज नॉर्मल रेसिडेंट। किन लोगों को हम लोग एनआर बोलेंगे? वहाँ पे आप लोगों ने बार बार पढ़ा ना, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनआर, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनआर। तो फिर वो हु आर द एनआर, ये एनआर किसको बोला जाता है? हु आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स, किसको नॉर्मल रेसिडेंट हम लोग बोलेंगे हमारी कंट्री का? अगर आपको अगर जैसे आपको मैंने बोला कि स्टूडेंट्स, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनआर इन आवर कंट्री, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है वो तो समझ गया ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनआर इन आवर कंट्री, बट व्हाट डू यू मीन बाय एनआर? आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन बाय एनआर। तो अगर मेरे को उसको एनआर में इंक्लूड करना है तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एनआर, तभी मैं ये पता कर पाऊंगी कि ये एनआर है और इसने अगर इनकम कमाई है तो वो मेरे कंट्री की है। समझ में आया? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आगे वाला बंदा एनआर है क्या, ठीक है? और आगे वाला बंदा एनआर है क्या, ये पता होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, या किसको एनआर बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं वो पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा तो आप उसकी इनकम को इंक्लूड कैसे करोगे? पॉइंट, आप उसकी इनकम को इंक्लूड कैसे करोगे? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी? डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड्स 3 थिंग्स। मैंने वो डेफिनेशन को ब्रेक करके 3 पॉइंट्स में कर दिया क्योंकि काफ़ी बड़ी सारी सी डेफिनेशन है, सो वी विल लर्न इट इन शॉर्ट। ओके, चलिए। नॉर्मल रेसिडेंट सबसे पहले इंक्लूड्स इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों को इंक्लूड करता है। यानी एक इंस्टीट्यूशन को भी मैं नॉर्मल रेसिडेंट बोल सकती हूँ, ठीक है, फॉर काउंटिंग द नेशनल इनकम एंड इन द सेंस ऑफ इन नेशनल इनकम एंड एनआर के सेंस में मैं इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों को क्या बोल सकती हूँ? नॉर्मल रेसिडेंट बोल सकती हूँ, पहला पॉइंट। दूसरा, being an individual and an institution should resides in a country with economic interest, बराबर, उसने वहाँ पे रहना चाहिए with some economic interest। and third point is he should be live in that country, यानी सबसे पहला तो एक वो खुद इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए जहाँ वो रह रहा है, और तीसरी बात वो उसी जगह पे रहना चाहिए, ठीक है, समझा? सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट? इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी जहाँ पे रह के आप पैसा कमाते हो, जहाँ पे आपकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है यू आर डूइंग सम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन दैट कंट्री फॉर लिविंग देयर, ठीक है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप पैसा कमाने के लिए कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आपका बिजनेस है, आपका वर्किंग है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब सम मॉनेटरी एक्टिविटी यू आर परफॉर्मिंग इन दैट कंट्री for earning money, any kind of activity if you are doing in that country and if you are living in that country and you are an individual, then आपको क्या बोला जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट बोला जाएगा। If you are an individual having an economic interest and you are living in that country, then you will be treated as what? Normal resident। समझ में आया? Then you will be treated as normal resident। You should be within a domestic territory। You should have some business and economic interest or economic transaction there। You should be an individual or institution। अगर ये सारी conditions अगर आप पूरी करते हैं तो आप नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में आते हैं। क्या बोला मैंने? ये सारी conditions अगर आप पूरी करते हैं तो आप एक नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में आते हैं। कौन सी? 3। If you are an individual or an institution, you are having an economic interest in that country and you lives in that country, so you will be treated as a normal resident of that country, जो भी कंट्री में आप रह रहे हैं। समझ में आया? समझा आपको? और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा बंदा जो उस डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है और उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी उस डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या है? पार्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिससे आप पैसा कमा रहे हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। योर बिजनेस, योर वर्क, योर जॉब, एनीथिंग यू आर डूइंग, ठीक है, समझा? तो नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड्स 3 थिंग्स, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, रिसाइड्स विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड लाइज इन दैट कंट्री। समझ में आया? समझा आप लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट, डज नॉट इंक्लूड। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं
जो नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होते, ऐसे कौन से लोग हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते? So there are 6 people which are not in, there are 6 individuals or institutions which are not included in the definition of normal resident. These 6 factors are not included in the definition of, in the category of normal resident. These points are not included in the category of normal resident. Let's see one by one. सबसे पहला है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। ऑब्वियस सी बात है, वो यहाँ घूमने आए हैं, यहाँ का रेसिडेंट बनने नहीं आए हैं, यहाँ पे उनका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे वो लोग कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं और वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के कोई बिजनेस करने आए नहीं हैं। देखो, ना वो यहाँ पे रहते हैं, ना वो यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, तो वो डेफिनेशन में फिट ही नहीं हुए, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ से बन गए? क्योंकि वो तो सिर्फ घूमने आए हैं ना, दे आर विजिटर्स, दे आर टूरिस्ट. So visitors and tourists are not to be included in the definition of normal resident. Second, foreign staff of embassy officials, diplomats, member of armed force. क्या बोला मैंने? Foreign staff of embassy officials, diplomats, members of armed force. बाहर फॉरेन लिखा है, ऊपर क्या लिखा है? फॉरेन, यानी फॉरेन के डिप्लोमैट्स, फॉरेन के आर्म्ड फोर्स, फॉरेन का स्टाफ, फॉरेन की एम्बेसी। भैया जब है ही सब फॉरेन का, मेरे इंडिया का कुछ है ही नहीं, ना वो मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हो रहे हैं, ना वो मेरे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर मैं उनको अपनी डोमेस्टिक नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में क्यों इंक्लूड करूँ? ना वो मेरा स्टाफ है, ना वो मेरे डिप्लोमैट्स हैं, ना वो मेरे ऑफिशियल्स हैं, ना वो मेरी आर्म्ड फोर्स है, ना मैंने उनको अपॉइंट किया है। पहले ही लिख दिया है ना फॉरेन, इंडियन थोड़ी लिखा है। जब तुमने फॉरेन में लिख दिया है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा ऑफ माय कंट्री। ये नॉर्मल रेसिडेंट हमारी कंट्री का बात हो रहा है, तो हमको हमारी कंट्री के अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जब वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही नहीं इंक्लूड हुआ तो उसके एम्प्लॉयज़ हमारे नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में कहाँ से इंक्लूड हो गए? पॉइंट है ना। जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो मेरी डेफिनेशन क्या बोलती थी नॉर्मल रेसिडेंट का? द पर्सन शुड बी लिविंग इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब ही शुड बी लिव्स इन दैट डोमेस्टिक टेरिटरी। ये कंडीशन थी नॉर्मल रेसिडेंट की। अब जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट नहीं है, तो उसके एम्प्लॉयज़ मेरे नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ से हो गए? पॉइंट है ना। जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही नहीं है, तो उसके एम्प्लॉयज़ कहाँ से मेरे नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएंगे? ठीक है, सो वो लोग मेरे नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट नहीं बनेंगे। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूड होते हैं, तो वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट नहीं होंगे। क्रू मेंबर्स, क्रू मेंबर्स मतलब जो सीजनल वर्कर्स होते हैं, जो किसी कम समय के लिए किसी जगह पे रहते हैं, मतलब उनका कोई फिक्स प्लेस नहीं है, मतलब वो लोग अपना जगह क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक है, वो एक साल भी वो कम्प्लीटली कहीं पे नहीं रहते हैं। वो लोग सीजनल वर्कर्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स वगैरह जो होते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो एक जगह पे रहते नहीं, टिकते नहीं। तो जब वो एक जगह पे रह ही नहीं रहे हैं, टिक ही नहीं रहे हैं, उनका एक ड्यूरेशन नहीं है फिक्स, तो उनको मैं अपनी नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड क्यों करूँगी? समझ में आया? फिर लास्ट वन है बॉर्डर वर्कर्स। भले ही बॉर्डर वर्कर्स मेरी कंट्री के हैं, लेकिन वो मेरी कंट्री में रहते ही नहीं हैं। वो लोग एक जगह पे टिक के नहीं रहते, वो लोग शिफ्ट होते रहते, कभी इधर कभी उधर, और बॉर्डर्स पे काम करते हैं। ठीक है, अब जब वो एक जगह पे टिक ही नहीं रहे हैं, ठीक है, अब वो मेरे बॉर्डर में रह के काम ही नहीं कर रहे, उधर जाके काम कर रहे हैं, तो फिर उनको मैं मेरी नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में क्यों इंक्लूड करूँ? आई विल रीड फॉर यू। Who live near the international border and cross the border on a regular basis to work in other country, they are treated as normal resident of the country where they live. ठीक है, not from where they are. मतलब तुम रेगुलरली इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहे हो, उनकी बॉर्डर में जाके काम कर रहे हो,
तो फिर भले ही तुम मेरी कंट्री के हो, लेकिन काम तुमने वहाँ किया, रह तुम वहाँ रहे हो, तो तुम वहीं के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाओगे, मेरी कंट्री के नहीं कहलाओगे। समझ में आया? Where do you work? For there you will treated as normal resident. You will not treated as normal resident for my country because you are not living in my country. You are crossing the international borders and you are going there. So if you are going there, so you should be treated normal resident of that country, not of mine. ठीक है? समझा? एक बार रिवाइज कर लें पूरा. Okay. What is domestic territory? In layman, political frontier. Political frontier का मतलब होता है geographical boundary which includes air, water and land. In wider sense, it includes ships, vessels and embassy. It excludes embassy of other country and international organization. Normal resident, which includes three things: individual, resides with economic interest and lies in that country. ठीक है? Economic interest में आपकी दो बातें आती हैं. He should live in domestic territory with economic interest, that is what monetary terms में transaction होना चाहिए. ठीक है? It does not include 6 things are there: foreign tourists, foreign staff, employees of international organization, crew member and border workers. ठीक है? समझा? चलिए नोट डाउन करिए, और जैसा मैं लिखती हूँ ना वैसे ही अगर आप नोट डाउन करेंगे ना तो इट इज़ बेटर, क्योंकि ये इजी फॉर्मेट में रहता है. आप वो नोट डाउन करिए जब तक मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिखती हूँ. लिख लिया वो नॉर्मल रेसिडेंट. नाउ एक छोटा सा कंसेप्ट है आप लोगों का, बहुत ही छोटा सा, दैट इज वो सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप. सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस. अब आप लोग बोलेंगे मैम सेम ही तो होता है, जो सिटीजन है वो रेसिडेंट भी रहेगा, जो रेसिडेंट है वो सिटीजन भी रहेगा. ऐसा होता है क्या? डू यू थिंक दैट? नहीं, डिफरेंस है इसमें. ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा रेसिडेंट है वो सिटीजन भी हो. समझ में आया? समझा? या जो बंदा सिटीजन है वो रेसिडेंट हो. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपकी दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम पूरी हो, कि वो सिटीजन भी रहे और रेसिडेंट भी रहे. समझ में आया? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी. पहले अपन इसको मीनिंग देखते हैं. सिटीजनशिप का मतलब होता है कि जिस मतलब जहाँ आपका जन्म है. देखो सिटीजनशिप दो तरीके से होती है, एक बाय बर्थ और एक बाय लॉ. आप उस कंट्री के सिटीजन कहलाते हो या तो बाय बर्थ या तो बाय लॉ. जैसे मेरा जन्म इंडिया में हुआ, सो आई एम अ इंडियन सिटीजन ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं यहाँ पे जन्मी हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ का सिटीजनशिप मिल गया है. आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि बाय बर्थ मैंने बोला ना दो तरीके से.
अगर जिस जगह पे आपने बर्थ लिया है तो वहाँ का सिटीजनशिप आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जैसे ही आपने बर्थ लिया आप उस कंट्री के सिटीजन बन गए। बट लेकिन अब आपको किसी और कंट्री का सिटीजनशिप चाहिए। सपोज की बात है, जैसे अब मैं इंडिया में रहती हूँ, लेकिन अब मैं कहाँ शिफ्ट हो गई, अमेरिका शिफ्ट हो गई, और कुछ बहुत साल हो गए मुझे वहाँ शिफ्ट हुए हुए, और अब मैं वापस इंडिया आने भी नहीं वाली। सो आई विल अप्लाई कि आप मुझे अपनी कंट्री का सिटीजनशिप दे दीजिए। ठीक है, समझ में? आई विल अप्लाई कि गिव मी सिटीजनशिप ऑफ योर कंट्री, को बोलते हैं ग्रीन कार्ड वगैरह। ठीक है, सो अब ये क्या हो गया, ये जो सिटीजनशिप मैं मांग रही हूँ ये कायदे और कानून के जरिए मांग रही हूँ। ठीक है, इंडिया में जो मुझे सिटीजनशिप मिली थी वो बाय बर्थ ही मिल गई थी ऑटोमेटिकली, लेकिन वहाँ जाके जो मैं मांग रही हूँ वो कैसे मांग रही हूँ, कायदे और कानून के जरिए। कि प्लीज़ आपके लॉज में कुछ ऐसे क्लॉजेज होंगे जो आप दूसरे लोगों को अपने कंट्री की सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे अपनी कंट्री की क्या कर दीजिए, सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दीजिए। देखो, आपको जो बाय बर्थ मिलती है वो ऑटोमेटिकली मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते या दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो कैसे होता है, बाय लॉ होता है, कायदे के जरिए होता है, कानून के जरिए होता है। आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ता है कि मुझे आपकी कंट्री की क्या चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिटीजनशिप कैन बी गेट बाय 2 ways, बाय बर्थ एंड बाय लॉ। समझ में आया? अब आता है रेसिडेंटशिप। रेसिडेंटशिप का मतलब ये होता है कि आप जिस जगह पे रह रहे हो वहाँ पे आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैंने अभी बताया, जहाँ आप डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे हो प्लस कुछ कमा रहे हो, तो उस कंट्री में आप रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहले वहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। और दूसरा, उस जगह पे आप अगर 1 साल से ज़्यादा साल रहे हो, 1 साल से ज़्यादा समय रहे हो, तो आप उस कंट्री के रेसिडेंट कहलाओगे। समझ में आया क्या? तो मतलब आप तो किसी भी कंट्री के रेसिडेंट बन सकते हो। बिल्कुल, रेसिडेंशियल बनने के लिए, रेसिडेंट बनने के लिए कंडीशन क्या है, पहला इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दूसरा यू शुड बी देयर फॉर मोर देन 1 ईयर। जैसे सपोज शाहरुख खान अपनी कोई मूवी की शूटिंग के लिए 1.5 साल के लिए अमेरिका चला गया या लंदन चला गया। सो अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसका लंदन में ही है और 1 साल से ज़्यादा के लिए वो वहाँ पे रुक गया, तो अभी वो उस कंट्री का क्या हो गया, रेसिडेंट हो गया। अभी फ़िलहाल में वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, लेकिन सिटीजन वो इंडिया का ही है। समझ में आया? इसलिए मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी हो। इट मे बी पॉसिबल कि आप सिटीजन दूसरे कंट्री के हैं और रेसिडेंट दूसरे कंट्री के हैं। समझ में आया क्या? ज़रूरी नहीं है जिस कंट्री में आप पैदा हुए हो उसी के आप रेसिडेंट रहोगे, ज़रूरी नहीं है। रेसिडेंट होने के लिए क्या चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड लिविंग फॉर मोर देन 1 ईयर। ये किसी भी कंट्री में आपने जाके पूरा कर लिया तो आप उस जगह के रेसिडेंट बन जाओगे। समझ में आया क्या? समझा? हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं सिटीजन भी इंडिया की हूँ और रेसिडेंट भी इंडिया की हूँ, पॉसिबल है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि ये दोनों कंडीशन हमेशा पूरी हो। अब मैं कहीं और जाके शिफ्ट हो गई 1 साल के लिए, तो अब मैं रेसिडेंट वहाँ की हो गई लेकिन सिटीजन इंडिया की हूँ। समझ में आया क्या? जैसे अमेरिका वाला बंदा इंडिया में आके शिफ्ट हो गया 1.5 साल के लिए, तो सिटीजन वहाँ का है लेकिन रेसिडेंट यहाँ का हो गया। समझ में आया क्या? तो सिटीजन कहीं और का, रेसिडेंट कहीं और का, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। समझ में आया? क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए आपको क्या चाहिए कि यू आर लिविंग फॉर मोर देन 1 ईयर इन एनी अदर कंट्री, सो यू विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। समझ में आया? और सिटीजनशिप कैसे मिलती है आपको, बाय बर्थ और बाय लॉ। जहाँ आपने जन्म लिया वहाँ की तो आपको ऑटोमेटिकली मिल गई, लेकिन अगर आपको दूसरी जगह की चाहिए तो आप कानून के जरिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रेसिडेंशियल स्टेटस की 2 कंडीशन क्या है कि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो कंट्री में होना चाहिए, प्लस आप वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर रहते हैं तो आप उस कंट्री के रेसिडेंट माने जाते हैं। जैसे हमारे बहुत से बॉलीवुड स्टार्स हैं जो रेसिडेंट इंडियन के हैं, ठीक है, लेकिन वो उनका सिटीजनशिप बाहर का है। समझ में आया? शायद दीपिका है, कटरीना कैफ है, दे आर रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री बट देयर सिटीजनशिप इज ऑफ अनदर कंट्री। अब लेकिन वो अप्लाई कर सकते
हैं हमारे यहाँ बाय लॉ के जरिए, ठीक है। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सो हम लोगों ने एक छोटा सा कंसेप्ट देखा जिसका नाम था सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले डोमेस्टिक टेरिटरी देखा, फिर नॉर्मल रेसिडेंट देखा, फिर क्या देखा, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। समझ में आया? आज का लास्ट कंसेप्ट है, हाँ ये हमें पढ़ना है क्योंकि हम लोगों को सिलेबस आगे बढ़ाना है ना बेटा। बस एक छोटा सा कंसेप्ट, बहुत इजी है, आपको समझ जाएगा। ये तो आपको बहुत ही, यहाँ से जो टॉपिक्स अभी मैं शुरू करूँगी ना, जो डिफरेंशिएट वाले दो टाइप के आपको पढ़ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इसके पहले तो बहुत ही बेसिक चल रहा था, लेकिन अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए ये दो चीज़ों का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड व्हाट इज ट्रांसफर इनकम। सुनिए, फैक्टर इनकम का मतलब होता है जहाँ पे टू वे आपका सर्विस है, समझ में आए, इन्हें टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। फैक्टर सर्विसेज मतलब क्या, ये आप पढ़ चुके। देखिए, याद है क्या, हाउस होल्ड से फर्म को क्या कहे थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फिर फर्म से हाउस होल्ड को क्या आया था, रिवॉर्ड्स। याद है क्या, कैसा लिखा था अपन ने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फिर उसके रिवॉर्ड्स क्या थे, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो फैक्टर इनकम का मतलब होता है जहाँ पे लेन देन है। क्या बोला मैंने, फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या है, लेन देन है, आया भी है और गया भी है। समझ में आया, इट इज टू वे। समझ में आया, लेन देन, एक हाथ ले तो दूसरे हाथ दे, समझ में आया, यानी टू वे है। समझ में आया, यानी मैंने आपसे आप कुछ लिया है तो मैं आपको कुछ वापस भी करूँगा। ओके, दैट इज व्हाट फैक्टर इनकम। रीड फॉर यू, फैक्टर इनकम refers to income received by factors of production for rendering factor services in production process। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसके बदले में जो इनकम वो लोग कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। ऑब्वियस सी बात है, फैक्टर कितने हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बराबर, तो वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सर्विसेज के तौर पे प्रोवाइड करे गए। वो जो फैक्टर्स प्रोवाइड करे गए वो फैक्टर्स के बदले में हमने इनकम कमाई, क्या, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो जो फैक्टर्स के बदले में हमने ये इनकम कमाई, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो फैक्टर्स के बदले में जो हमने इनकम कमाई, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर्स के अगेंस्ट में कमाई हुई इनकम को बोला जाता है फैक्टर इनकम। क्या बोला मैंने, फैक्टर्स के अगेंस्ट में कमाई हुई इनकम को बोला जाता है फैक्टर इनकम। जो फैक्टर सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करे गए उनके अगेंस्ट में जो हम इनकम कमाते हैं उसको क्या बोला जाता है, फैक्टर इनकम। और ये कैसा है, टू वे है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गए तभी तो इनकम आई, अगर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जाता ही नहीं तो रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की कमाई होती ही नहीं। और नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम हमेशा इंक्लूड होती है। क्या बोला मैंने, नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम हमेशा इंक्लूड होती है। समझ में आया क्या, क्यों, क्योंकि ये टू वे है, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। समझ में आया क्या, सो इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। समझ में आया। नॉर्मल रेसिडेंट जो भी फैक्टर इनकम, जैसे मैंने अगर कोई रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कुछ भी कमाया, आई एम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, तो मैंने रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कुछ भी कमाया तो वो मेरी इनकम है, प्रोडक्शन के जरिए मुझे मिली है, तो वो नेशनल इनकम में क्या होगी, इंक्लूड होगी। समझ में आया। ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है जो वन वे होती है, जिसके अगेंस्ट में मुझे कुछ मिला नहीं है, जैसे कि गिफ्ट, पेंशन, स्कॉलरशिप। अब गवर्नमेंट जो पेंशन, स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स प्रोवाइड करती है राजा, वो वन वे है ना। बूढ़े लोगों को जो पेंशन मिल रही है उसके बदले वो कुछ काम थोड़ी कर रहे हैं,
घर बैठे पेंशन मिल रही है, यानी वो मेरी इनकम नहीं है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो मेरा एक्सपेंस है, ठीक है, क्योंकि वो वन वे है। तो ऐसी इनकम्स मेरे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। समझ में आया? दीज आर द इनकम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन माई नेशनल इनकम। वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि वो टू वे है, ये वन वे है। वहाँ पे लेन देन है, यहाँ पे सिर्फ देन है। ट्रांसफर इनकम में हम सिर्फ दे रहे हैं, हमको वापस कुछ मिल नहीं रहा है। पेंशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आप पेंशन देते हैं, किनको देते हैं? रिटायर्ड लोगों को। काम थोड़ी कर रहे हैं वो, कुछ प्रोडक्टिव आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी में हाथ थोड़ी बटा रहे हैं। जब वो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी में हाथ ही नहीं बटा रहे हैं, उनसे आपको कोई इनकम ही नहीं हो रही, तो उनको दिया हुआ पेंशन आप नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड करेंगे? पॉइंट है, समझ में आया आप लोगों को? सो इसका डिफरेंस कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। Received for rendering फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि जो फैक्टर सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिला? फैक्टर इनकम मिला। जो फैक्टर सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिला? फैक्टर इनकम। जैसे एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, हाउस होल्ड टू फर्म FOP, तो वापस क्या आया? रिवॉर्ड्स, बराबर। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इंक्लूड्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एग्जाम्पल रेंट वेज, ठीक है, इंटरेस्ट प्रॉफिट लिख लो। रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग, यहाँ पे तो आपने कोई सर्विस रेंडर ही नहीं करी ना। फैक्टर सर्विसेज नॉट, कोई फैक्ट सर्विसेज रेंडर ही नहीं करी तो फिर नेशनल इनकम में इंक्लूड करने का सवाल ही नहीं उठता। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एग्जाम्पल पेंशन एंड स्कॉलरशिप। एक बार वापस से सुन लीजिए। फैक्टर इनकम वो होती है जहाँ पे आपने कुछ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी है, कुछ फैक्टर सर्विसेज आगे वाले को दी है, जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, उसके अगेंस्ट में जो आपने इनकम कमाई है, रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट, उसको बोला जाता है फैक्टर इनकम। जहाँ पे लेन देन है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको क्या करती है? हेल्प आउट करती है, ठीक है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। समझ में आया? एग्जाम्पल रेंट एंड वेज। ट्रांसफर इनकम मतलब यहाँ पे सिर्फ देना है, वन वे है ये, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्विसेज रेंडर नहीं हुई है, बट फिर भी आप उनको क्या कर रहे हो? इनकम दे रहे हो, ठीक है। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि ये कोई सर्विसेज जनरेट करके कमाई गई नहीं है, तो इसलिए ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती, ठीक है। एग्जाम्पल पेंशन एंड स्कॉलरशिप, ठीक है। चलिए एक बार शॉर्ट में खत्म हो गया आज का लेक्चर। यहाँ पे एक बार शॉर्ट में हम पूरा लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 2, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दैट first we have studied with domestic territory, which means political frontier in layman. That is what geographical boundary includes air, water and land. उसके बाद हम लोगों ने देखा which includes in wider sense ships, embassies and vessels. फिर उसके not include embassies of other country and international organizations. Then we have studied normal resident, which means individual or institution resides with economic interest and lies in that country. Does not include foreign tourists, foreign staff, international organization, employees of international organization, crew members and border workers. उसके बाद citizenship and residential status. Citizenship is by birth or by law. Residential status is with economic interest plus living in that country for more than 1 year. And then last concept of our lecture for today is factor income and transfer income. ये डिफरेंशिएट भी लिख लीजिएगा. Hope so you are writing your notes particularly in every lecture. If you have any kind of doubt regarding this, please ask me, and most probably we will end with this chapter in the next lecture. Okay? चलिए, take care, tata, bye bye.